अनुराग कश्यप बॉलीवुड की वो नाजायज औलाद है जिसको ना तो बॉलीवुड कभी एक्सेप्ट करता है और ना ही अपने से अलग। 32 साल का बॉलीवुड करियर, 70 से ज्यादा फिल्मों में एज अ डायलॉग राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर एंड डायरेक्टर काम किया हुआ, लेजेंडरी स्टेटस, कल्ट फॉलोइंग, फैंस उनकी पिक्चर के दीवाने पर। इन सारे क्रेडेंशियल्स के बावजूद अनुराग कश्यप आज तक बॉक्स ऑफिस पर एक भी हिट डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो ये जो लोग जितने लोग बोलते हैं ना अनुराग वो फिल्म नहीं बना रहा, तुम मेरे को टिकट दिखाओ ना पहले, मैं अगर कहीं चला गया तो तुम्हारी वजह से गया। मुझे इस इंडस्ट्री में 32 साल हो गए, मैंने एक भी ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई, लेकिन आज भी मुझे फिल्म बनाने को क्यों मिलता है? अनुराग कंट्रोवर्सी कश्यप, ये नाम उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि अब उनके फैंस भी ये मान चुके हैं कि अनुराग कश्यप उस एक सांड की तरह है जिसको बिना बात हर जगह बस अपने सींग घुसाना। अनुराग कश्यप को बॉलीवुड से दिक्कत है, स्टार कल्चर से दिक्कत है। वही प्रॉब्लम क्या है कि कौन कितना बड़ा है उसमें लोग फंस गए हैं। करण जौहर, विवेक अग्निहोत्री, अशोक पंडित जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर से उनकी लड़ाई है। मतलब करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, किसको फोन नहीं किया मैंने कहा यार ये तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सबने मेरे को बोला तुम पागल हो गए। पर 2026 आते आते अनुराग कश्यप अब शायद अपने उन फैंस को भी खो चुके हैं क्योंकि 5 ब्लैक फ्राइडे, गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी रूटेड लो बजट रियलिस्टिक मास्टरपीस बनाने वाला ये लेजेंडरी डायरेक्टर जब संदीप रेड्डी वांगा की मिसोजिनिस्टिक कही जाने वाली फिल्मों को सपोर्ट करे, धुरंधर को अप्रिशिएट करे, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस जिनके अगेंस्ट वो बॉलीवुड के कल्चर के अगेंस्ट उनकी जो पूरी लड़ाई थी, उनकी फिल्मों तक को अप्रिशिएट करने लगे। जिस डायरेक्टर को गैंग्स ऑफ वासेपुर देखने के बाद मार्टिन स्कॉर्सेज़े ने एक पर्सनल लेटर लिखा था जिसने 2000s के बॉलीवुड के ग्लॉसी, ग्लैमरस, एनआरआई सेंट्रिक बॉलीवुड टेम्पलेट के अगेंस्ट जाकर रॉ, ग्रिटी, हाइपर लोकल स्टोरी टेलिंग बेस्ड सिनेमा को स्क्रीन पर दिखाया था। क्योंकि पताल लोक, मिर्जापुर, पंचायत जैसे सुपरहिट वेब सीरीज भी कहीं ना कहीं द अनुराग कश्यप स्कूल ऑफ सिनेमा से ही निकल कर आती हैं, उनसे इंस्पायर्ड लगती हैं। और वो फिल्म मेकर जिसने खुद कभी 100 करोड़ का क्लब ज्वाइन नहीं किया है और उसने बॉलीवुड को नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विनीत कुमार सिंह, राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और विक्की कौशल जैसे टैलेंटेड एक्टर्स दिए, वो आज खुद कैनेडी, निशांची और ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत जैसी फिल्में क्यों बना रहा है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अनुराग कश्यप ने बॉलीवुड को उस दौर में एक सक्सेसफुल रिवाइवल दिया है जब शाहरुख, सलमान, आमिर और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स को फिल्म में हर कोई लेना चाहता था क्योंकि स्टार प्रेजेंस का मतलब बॉक्स ऑफिस सक्सेस था। वहीं अनुराग कश्यप ने हर बार अपनी फिल्मों में नए इमर्जिंग एक्टर्स के साथ काम किया है। जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया तो वो अनुराग कश्यप ही थे जिन्होंने नेटफ्लिक्स को सीक्रेट गेम्स, लव स्टोरीज और गोस्ट स्टोरी जैसी वेब सीरीज डायरेक्ट करके इंडियन ऑडियंस को एक बार फिर हिंदी सिनेमा की तरफ नजर झुकाने के लिए मजबूर किया। इनफैक्ट लेट 90s में जब राजपाल यादव अपने एक्टिंग करियर पर गिव अप करके मुंबई से अपने गांव वापस जा रहे थे तो वो अनुराग कश्यप ही थे जिन्होंने स्टेशन पर जाकर अंधेरी स्टेशन में उन्हें मिलकर उनको रोकने के लिए कन्विंस किया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल जिसमें वो डायलॉग्स लिख रहे थे उसमें कास्ट करवाते हैं। एंड इसीलिए इस वीडियो में अनुराग कश्यप के कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा पर मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, उसको तो सब जानते ही हैं, पर अनुराग कश्यप की जो एक साइड जो कई मायनों में एक प्रॉब्लमैटिक साइड है उसको डिस्कस करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि उनका वो जो रिबेलियस नेचर है या कहीं बिना बात का एक रिबेलियस नेचर, क्योंकि वही शायद कारण भी है कि अनुराग कश्यप ने तो अपनी तरफ से हर बार बॉलीवुड का साथ दिया, फिर चाहे वो सेंसरशिप के अगेंस्ट लड़ाई में हो या नए एक्टर्स को लॉन्च करने में, पर बॉलीवुड कभी अनुराग कश्यप के साथ उनके पीछे खड़ा नहीं हुआ। बहुत साफ साफ मेरे खुद के लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम तो सबके लिए खड़े जाते हो, तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है। और ये इंडस्ट्री कभी बहुत ही कॉन्फिडेंस कह सकता है ये इंडस्ट्री कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकती। सवाल तो ये भी है कि जब उनके खुद के भाई अभिनय कश्यप दबंग जैसी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म बना सकते हैं तो अनुराग कश्यप को ऐसा डार्क, डल, रियलिस्टिक अडल्ट सिनेमा बनाने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर बना भी दिया तो जब उनकी सारी फिल्में फ्लॉप या डिजास्टर ही हैं, उसके बाद भी बॉलीवुड अनुराग कश्यप को एक लेजेंड का स्टेटस क्यों देता है? क्यों फिल्म फ्लॉप होगी ये जानने के बावजूद प्रोड्यूसर्स बार बार उनको फिल्म बनाने के लिए पैसे देते हैं? क्या ये लो बजट फिल्में बनाना अनुराग कश्यप की ब्रिलियंस थी या उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म? क्योंकि जब पहली और आखिरी बार उन्होंने एक बिग बजट फिल्म विद बिग बॉलीवुड स्टार्स बनाई थी तो वो उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। करण जौहर उन्हें साइकोपैथ बोलते हैं, विवेक अग्निहोत्री उन्हें अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं, उनके साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस पायल घोष उन पर मी टू एलिगेशंस लगाती हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, मैं एंड में लिंक दे दूंगा, वो कहते हैं कि हमें अनुराग कश्यप जैसे लोगों को खैरात देनी बंद कर देनी चाहिए।
लिए। अनुराग कश्यप जिनकी आधा दर्जन फिल्में तो सेंसर बोर्ड ही बैन कर देता है, जिसकी वजह से अनुराग कश्यप को हार्ट अटैक आ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक इंसान जो कई मायनों में हर तरफ से टारगेट हो रहा है, उसे इंडियन फिल्म मेकिंग का एक लेजेंड, एक आइडल कहना किस हद तक सही भी है? क्या सच में उनके क्रिटिसिज्म, उनके रिबेलियन, उनकी लड़ाइयों में कुछ वैलिड, कुछ सच है? ये सब कुछ इस वीडियो में हम विस्तार से, डिटेल में, सारे पब्लिकली अवेलेबल एविडेंसेस के साथ डिस्कस करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ऐसी डीप डाइव्स ऑफ इंडियन पॉप कल्चर हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। एंड अनुराग कश्यप के डाउनफॉल, उनकी सक्सेस, उनके पैराडॉक्स को समझने के लिए जानना जरूरी है कि अनुराग कश्यप ने असली में बॉलीवुड को बदला कैसे। लेट 90s और अर्ली 2000s में बॉलीवुड में एक नोशन था कि जनता थिएटर आती है अपनी रियलिटी से एस्केप करने के लिए, ना कि अपनी रियलिटी को स्क्रीन पर देखने के। और इसी नोशन के बेसिस पर उस समय की ज्यादातर फिल्में भी बनने लगी, जो एस्पिरेशनल थी, ग्लैमरस थी, फैंटेसी थी, जिसमें सुपरस्टारडम था और एक रेपिटेटिव फॉर्मूला। TDLJ, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कल हो ना हो और हम साथ साथ हैं जैसी NRI रोमांस फिल्में, जिसमें बॉलीवुड का ऑब्सेशन विद फॉरेन लोकेशन, डिजाइनर कॉस्ट्यूम्स, आइडियलाइज्ड रोमांस और मेलोड्रामा साफ साफ दिखता है। और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को हिट कराने का फॉर्मूला भी बहुत ऑब्वियस था। और इस सब के बीच में अनुराग कश्यप इकलौते ऐसे इंसान जो आने वाले 10 सालों में ना सिर्फ बॉलीवुड के इस फॉर्मूला को कंपटीशन देते हैं, बल्कि उसे तबाह करके रख देते हैं इंडियन फैंस को ये दिखा के कि असली सिनेमा क्या होता है। अनुराग कश्यप वैसे तो 1972 यूपी के गोरखपुर में पैदा हुए थे। उनके पिता IITian थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर एकेडमिक प्रेशर था। और जब उनके पिताजी ने लोन लेकर उन्हें ग्वालियर के एक स्कूल में भेज दिया तो वो प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया। पिताजी ने उधार मांग के भेजा तो वो अपने सर पे अपने आप में बोझ होता है। आपको मालूम है आपके पिताजी के घर में टीवी नहीं है, कार नहीं है, लेकिन आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हो, क्योंकि उनके दिमाग में है कि ये लड़का आगे चल के प्रोडिजी बनेगा। पर अनुराग कश्यप का मन बचपन से ही आर्ट और लिटरेचर में। बनारस में रहते हुए इन्होंने अपने अंकल के सिनेमा हॉल में रोज 3-4 पिक्चरें देखी हैं। हॉल में मैं दिन में 3-4 फिल्म, कई बार एक ही फिल्म 2-3 बार देख लेता था। अंकल का सिनेमा हॉल था। कहाँ, बनारस में? बनारस में। ओह। एंड अपनी खुद की कहानियां लिखना तो अनुराग कश्यप ने स्कूल में शुरू कर दिया। पर उस समय भी उनकी कहानियां इतनी डार्क और प्रॉब्लमैटिक थीम्स पर होती थी कि स्कूल मैगजीन में छपने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। मैं लिखता भी था, लेकिन मैं लिखता ऐसी चीजें था जो छपती नहीं थी। हिंदी भाषी हूँ और हिंदी की स्कूल की मैगजीन में मेरी कहानी नहीं छपती थी, क्योंकि हर कहानी पे मेरे को प्रिंसिपल से बुलावा जाता था, तुम ऐसी कहानी कैसे कहां से सोचते हो। 16 साल के अनुराग कश्यप जब दिल्ली के हंसराज कॉलेज से BSc इन जूलॉजी में ग्रेजुएशन करते करते एक्टिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले से उन्हें प्यार हो चुका था। पर मुंबई जाने का तो अभी तक कोई सपना या पर्पस नहीं था। शाहरुख खान तब तक ऑलरेडी उसी हंसराज कॉलेज से निकलकर टीवी शोज में आ चुके थे। एंड इम्तियाज अली, मनोज बाजपेयी, पीयूष मिश्रा जैसे सिनेमा से प्यार करने वाले लोग तो अनुराग के आसपास दिल्ली में तब भी थे। पर अनुराग कश्यप को एक फिल्म बनाने का वो पर्पस, वो एस्पिरेशन मिलता है जब वो पहली बार एक फॉरेन फिल्म देखते हैं। अब बड़े तो अनुराग कश्यप 70s और 80s के किसी भी इंडियन बच्चे की तरह अमिताभ बच्चन, सलीम जावेद और धर्मेंद्र की एक्शन फिल्में देखकर ही हुए थे। पर जब एक फॉरेन फिल्म में उन्हें दिखा एक थोड़ा ग्रे कैरेक्टर, डार्क थीम्स, प्रॉब्लमैटिक, अनकंफर्टेबल स्टोरी टेलिंग, तब उन्होंने अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछा कि बॉलीवुड ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाता। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में वो सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता था। राम गोपाल वर्मा, श्याम बेनेगल और नाना पाटेकर स्टारर कई फिल्म्स तुम्हें अनुराग कश्यप के स्टाइल की ही मिलेंगी। पर बॉलीवुड में दैट वाज स्टिल एन एक्सेप्शन। इनफैक्ट नाना पाटेकर की 90s की फिल्मों से तो अनुराग कश्यप हेवीली इंस्पायर्ड थे। और नाना पाटेकर के ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, जाके आराम से देख लेना। पर एक बार जब अनुराग कश्यप को वैसा सिनेमा हिंदी में बनाने का पर्पस मिल गया तो जेब में सिर्फ 5,000 रुपए लेकर वो मुंबई आ गए। 1993 में जब वो मुंबई आए तो उनका पहला सपना था पृथ्वी थिएटर में काम करना, जिसके लिए उन्हें कई रात मुंबई की सड़कों पर, बीचेस पर और सेंट जेवियर्स बॉयज हॉस्टल के वाटर टैंक के नीचे सोना पड़ा। और जब फाइनली उन्हें पृथ्वी थिएटर में प्ले करने का मौका मिला तो वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में ही प्ले के डायरेक्टर की डेथ हो गई। पर मुंबई आने के बाद अनुराग कश्यप के लिए कोई वापसी नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टर्स के लिए फ्री में काम करना शुरू किया। पहले छोटे मोटे प्लेस, फिर स्क्रिप्ट का कोई छोटा सा पार्ट और धीरे धीरे पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट। अनुराग कश्यप का स्ट्रगल तो कई महीनों में भी शुरू हुआ था, पर इंडस्ट्री में लोग उनके टैलेंट को पहचान चुके थे। एंड एज अ राइटर तो उन्होंने महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया। और एक बार महेश भट्ट ने 10,000 रुपए देकर उनके घर का रेंट तक चुकाया है। 1993 से 1999 के 6 सालों के बीच अनुराग कश्यप के नाम कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं। हंसल मेहता के लिए उन्होंने 1997 में जयते नाम की एक फिल्म लिखी। एंड अनुराग कश्यप को अभी तक भी अपनी खुद की एक फिल्म बनाने के सपने पर पूरा विश्वास। पर 6 साल तक
एक भी बड़ी फिल्म, एक भी हिट प्रोजेक्ट का पार्ट ना बन पाने के दुख में 27 साल के अनुराग कश्यप was actually very down in his career, but all that was just about to change. 1998 में सत्या बनाने के समय राम गोपाल वर्मा को जरूरत थी एक राइटर की जो सत्या जैसी गैंगस्टर फिल्म को कागज पर उतार सके। पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस समय मनोज वाजपेयी सीधा कॉल करते हैं अनुराग कश्यप को, और इस तरह अनुराग कश्यप मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जो उनके लिए फिल्मों की और फिल्म मेकिंग की डेफिनेशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 3 साल तक अनुराग कश्यप ने राम गोपाल वर्मा के साथ काम किया। कोई बॉम्बे का नहीं और सारे न्यू कमर्स उसमें, कैमरामैन से लेके पूरा क्रू। तो मैंने वो मैजिक होते हुए देखा है, 3 साल जिया है। वो मेरा स्कूल था और बहुत कुछ सीखा। बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा, पर अनुराग कश्यप ने शूल, सत्या, कौन और नायक तक के डायलॉग्स लिखे हैं। और जब पहली बार अनुराग कश्यप को लगा कि वो खुद एक फिल्म बना सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, he came up with a crime thriller called 5 based on a real story in Pune, जहां 5 दोस्त अपना म्यूजिकल बैंड चलाते चलाते क्रिमिनल्स बन जाते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली 2003 में शेड्यूल्ड टू रिलीज ये फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग इस फिल्म में सेक्स, ड्रग अब्यूज और वायलेंस को सेलिब्रेट किया गया था। ऑडियंस ने टॉरेंट से पायरेट करके फिल्म जरूर देख ली। इनफैक्ट 5 तो शायद बॉलीवुड की मोस्ट वॉच्ड नॉन रिलीज फिल्म होगी। पर उस समय अनुराग कश्यप का डायरेक्टोरियल डेब्यू बॉक्स ऑफिस पर रिलीज नहीं हो पाया। एंड नेचुरली उस समय वो सैड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड सब होंगे, और किसी तरह वो अपनी अगली फिल्म बनाते हैं बेस्ड ऑन द 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट कॉल्ड ब्लैक फ्राइडे। एंड एक बार फिर कोर्ट उनकी फिल्म के रिलीज पर रोक लगा देती है, क्योंकि उस केस का कोर्ट का वर्डिक्ट आना भी बाकी था। 2007 में कहीं जाकर वो फिल्म रिलीज होती है। पर अगले 5 सालों में अनुराग कश्यप बॉलीवुड से, बॉलीवुड फिल्में देखने वाले लोगों से एक बहुत ही स्ट्रेंज रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। 2007 में ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग और रिटर्न ऑफ हनुमान। 2009 में देवडी और गुलाल। 2011 में दैट गर्ल इन येलो बूट्स। और अगर तुम किसी भी हिंदी सिनेमा लवर से पूछोगे तो ये सारी फिल्में कहलाएंगी सिनेमैटिक ब्रिलियंस, कल्चरल शिफ्टिंग, टर्निंग पॉइंट ऑफ बॉलीवुड। पर एक बार इनके बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट देखो, एक के बाद एक फ्लॉप्स और डिजास्टर्स। अनुराग कश्यप शायद बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर होंगे जिनकी एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई है। पर इंडस्ट्री उन्हें क्या बुलाती है? बॉलीवुड का क्विंटन टैरेंटिनो। और इसके पीछे क्या रीजन है, ये कितना वैलिड है, कितना नहीं, इस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। पर अनुराग कश्यप के करियर का राम गोपाल वर्मा से मिलने के बाद दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है 2012 विद द रिलीज ऑफ गैंग्स ऑफ वासेपुर। 5 घंटे और 3 जनरेशन तक चलने वाली एक रिवेंज सागा, जिसमें मनोज वाजपेयी के अलावा ना तो कोई बड़ा एक्टर था। इनफैक्ट इस फिल्म के रिलीज होते टाइम तो मनोज वाजपेयी का खुद का एक्टिंग करियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। सिर्फ 18 करोड़ में बनी इस फिल्म ने ना सिर्फ अनुराग कश्यप को संजय लीला भंसाली, सुभाष घई, राजकुमार हिरानी, यश चोपड़ा जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर्स की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। जिस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के चांसेस ना के बराबर थे, उसने फैजल खान बने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, शूल, सरफरोश, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी फिल्मों में 5-10 मिनट का इररिलेवेंट कैमियो करने वाले एक्टर से द लंच बॉक्स, किक, रईस और सीक्रेट गेम्स का स्टार बना दिया। पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले कोई बड़ा रोल नहीं किया था, उन्होंने सुल्तान कुरैशी बनने के बाद मसान, बरेली की बर्फी, स्त्री, ओ माय गॉड 2 और मिर्जापुर जैसे प्रोजेक्ट्स किए। राजकुमार राव तो इन फिल्मों के बाद बॉलीवुड के नेक्स्ट मेन स्ट्रीम हीरो तक बन गए। एंड फिल्म मेकिंग के सारे बनाए हुए रूल्स को तोड़ने वाली फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर आज 14 साल रिलीज के होने के बाद भी एक कल्ट स्टेटस रखती है। पर अनुराग कश्यप के लिए, उनके करियर के लिए ये फिल्म एक ट्रॉमेटिक इवेंट, एक बुरा सपना बन गया था। मेरे को वासेपुर से सख्त नफरत है। क्या बात कर रहे हैं? सख्त नफरत है, क्योंकि जो आदमी को, जब भी कोई आदमी बोलता है ना सर वासेपुर वाले, मन करता है जूता निकाल के मारो। क्योंकि इस फिल्म के हिट और सक्सेसफुल होने के बाद ही लोगों ने इस अनुराग कश्यप फिनिश वाले नैरेटिव चलाने शुरू कर दिए। अनुराग कश्यप बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। एंड इसीलिए शायद अनुराग कश्यप की उनकी ऑडियंस को वो साइड दिखी जो शायद वो कभी देखना नहीं चाहते थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अनुराग कश्यप द रिबेल। गैंग्स ऑफ वासेपुर अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी जिसने कुछ हद तक बॉक्स ऑफिस सक्सेस देखी थी। 18 करोड़ के बजट के साथ फिल्म ने 35 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन फिल्म को मिला, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अनुराग कश्यप को बुलाया गया, और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तो अनुराग की पुरानी फिल्मों को भी मिला था। पर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद एक मासी इंडियन ऑडियंस ने अनुराग कश्यप को, उनकी फिल्मों को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। एंड बाय मासी ऑडियंस मेरा मतलब है वो लोग जो फिल्म का टिकट खरीद कर पहले दिन फिल्म देखने जाना चाहते, क्योंकि ये बात तो अनुराग कश्यप को भी पता चल चुकी थी कि उनकी कोर ऑडियंस उनकी फिल्मों का टिकट खरीदकर थिएटर में नहीं देखना चाहती। और यही रीजन भी है कि उनकी फिल्में रिलीज होने पर बॉक्स ऑफिस पर चाहे चले ना चले, पर 3, 4, 5 साल बाद वर्ड ऑफ माउथ के बलबूते पर वो पॉपुलर हो जाती हैं। जब आदि पुरुष नहीं वक्त के, तो रिटर्न ऑफ हनुमान के बारे में लोग बात कर रहे हैं। एक जनरेशन है जो देख के पड़ी, मुझे नहीं मालूम कहाँ देखी, या तो टीवी पे देखी या डाउनलोड करके देखी। 15 साल, 2007 की फिल्म, मुझे 2022-23 में पता चला कि सबने देखी है।
वाओ। इतनी पॉपुलर कि पॉप कल्चर कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनती हैं। एंड अनुराग कश्यप को सिनेफाइल्स के लिए किसी आइकॉनिक फिल्म मेकिंग के भगवान से कम मानने ही नहीं देती, और सैटेलाइट राइट्स और रीसेलिंग रेवेन्यू के दम पर बार बार प्रोड्यूसर्स अनुराग कश्यप को अगली फिल्म बनाने के लिए पैसा देते रहते हैं। मेरी फिल्म ने अगर एक टिकट भी नहीं बेचा तब भी उनका नुकसान जो है ना, साल की 80% फिल्में जो फ्लॉप हुई है उससे कम है। पर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद पहली बार अनुराग कश्यप पर इतनी लाइमलाइट थी, और इसी लाइमलाइट के चलते शायद अनुराग कश्यप मेड वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ हिज करियर व्हेन ही डिसाइडेड टू डायरेक्ट बॉम्बे वेलवेट। 28 करोड़ के बजट वाली फिल्म को बड़ा प्रोडक्शन हाउस मिलते ही 90 करोड़ का बजट मिल गया। एंड इतने में तो अनुराग कश्यप जो इससे पहले 3-4 फिल्में बना देते थे, ये 90 करोड़ का बजट सुनते ही अनुराग कश्यप को 1.5 साल लग गए फिल्म को शुरू करने में, जिस बीच उन्होंने एक और फिल्म अगली बनाकर रिलीज भी कर दी, which eventually went on to become a very critically acclaimed film। मैंने पुश कर दी फिल्म थोड़ी। मैंने अगली बनाई बीच में, बिकॉज मैं पहले हजम नहीं कर पाया। पर बॉम्बे वेलवेट के हाई बजट को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें बॉलीवुड के एक बड़े हाई प्रोफाइल एक्टर को कास्ट करना पड़ा। जहां पहले रणवीर सिंह होने वाले थे, वहां आए रणबीर कपूर। फिल्म की स्टार्टिंग फ्राइडे रिलीज के लिए परफेक्ट हो सके, इसीलिए फिल्म को छोटा करना पड़ा, एंड द रिजल्ट वाज सो बैड कि अनुराग कश्यप खुद इस फिल्म को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। I made a very expensive film, Bombay Velvet, and that's when the biggest lesson from it was never spend so much on a film that money becomes more important than the film. एंड बॉम्बे वेलवेट ने अनुराग कश्यप की जिंदगी में कुछ बदलाव किया हो या ना किया हो, पर जनता के मन में अनुराग कश्यप के लिए जो परसेप्शन था वो जरूर बदल गया। सडनली अनुराग कश्यप द सिनेफाइल इंडी डायरेक्टर बिकेम अ मेनस्ट्रीम बॉलीवुड डायरेक्टर, क्योंकि अब अनुराग कश्यप ने फिल्मों में प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया था, यानी पैसे लगाना, एंड ही इन्वेस्टेड इन फिल्म्स ही एक्चुअली बिलीव्ड इन। पर सडनली वो मेनस्ट्रीम का टैग ऑडियंस के मन में अनुराग कश्यप को एक करप्टेड फिल्म मेकर की तरह दिखाने लगा, जो अपने फायदे के लिए करण जौहर से हाथ मिला लेता है, जिससे अनुराग की कई सालों से लड़ाई थी। हंसी तो फंसी, लुटेरा, क्वीन जैसी मसाला फिल्म में पैसे लगाता है, एंड लोगों की नजर में तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद अनुराग कश्यप ने एक भी ढंग की फिल्म ही नहीं बनाई है, और रेलेवेंट रहने के लिए इंडस्ट्री के लोगों से लड़ाइयां अपने सिर पर ले लेते हैं। तो वो तो घूमता हुआ साड़ मुझे कभी लगता है कि वो घूमता हुआ साड़ है, किसी पे जाके अपना सिंग मार लेता है। मानसिक रूप से दुर्बल आदमी है, कुछ भी बोलता रहता है। एंड पिछले 10 सालों में अनुराग कश्यप के डाउनफॉल, उनकी हिपोक्रेसी की बातें तो बहुत हुई, पर मेरे ओपिनियन में अनुराग कश्यप इज एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ द वॉर ही वाज फाइटिंग। जिस स्टारडम के अगेंस्ट अनुराग कश्यप इतने सालों तक बोलते रहे, उनके काम और उनकी ऑडियंस ने उन्हें वही स्टार बना दिया। रेडिट पर तुम्हें ऐसे कई थ्रेड्स मिल जाएंगे जहां लोग डिस्कस कर रहे हैं द डाउनफॉल ऑफ अनुराग कश्यप। कि जब मेरा कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर बना सकता है, जब वो निशांची बना सकता है, जब वो मुक्काबाज बना सकता है, तो फिर वो दोबारा क्यों बनाता है, वो चोक क्यों बनाता है, वो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत क्यों बनाता है? कैसे अब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती हैं, कैसे अब उनकी फिल्में कब आकर चली जाती है किसी को पता नहीं चलता, क्यों अब अनुराग कश्यप का नाम सिर्फ कंट्रोवर्सीज में सामने आता है। पर मेरा तुमसे और उन सब फैन से एक बहुत जरूरी सवाल है कि अनुराग कश्यप आखिर सक्सेसफुल थे कब? गैंग्स ऑफ वासेपुर से पहले उनकी डायरेक्ट करी हुई सारी फिल्में फ्लॉप थी, पर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद अनुराग कश्यप ने 2013 में अगली बनाई, 2016 में रमन राघव, 2017 में मुक्काबाज, 2018 में मनमर्जिया, 2023 में कैनेडी, जो वंस अगेन सेंसरशिप की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। अब मैं इन फिल्मों को गुलाल और देवडी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, पर ये सारी फिल्में अपने टाइम की फिल्मों से अलग जरूर है, क्रिटिकली अक्लेम्ड है, अनएक्सप्लोर्ड थीम्स पर बेस्ड है, और पहले की तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप है। एंड मेरे ओपिनियन में गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद ऑडियंसेस ने अनुराग कश्यप को बॉक्स ऑफिस के बॉक्स में बंद कर दिया, उनका एक परसेप्शन बनाकर, एंड इस बात को अनुराग कश्यप खुद एक्नॉलेज करते हैं। बोलते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मेरे को किस बात का डर लगना चाहिए? डर उसको लगता है जो हर बार जो सोचता है कि मैं ब्लॉकबस्टर बनाऊंगा। मैं फिल्म बनाने आया था, मुझसे प्रिविलेज्ड कौन आदमी है? मेरा कोई कंटेम्प्रेरी नहीं है जो जिसने उतनी भी फिल्म बनाई है जितनी मैंने बनाई उसकी आधी फिल्म भी नहीं बनाई है। तो व्हाट इज सक्सेस फॉर मी? एक फिल्म बनाने आया था, 35 बना के बैठा हूं। एंड इंडस्ट्री किस तरह एक फॉर्मूले को मिल्क करती है उसका बेस्ट एग्जांपल है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद अनुराग कश्यप को क्या फिल्में ऑफर हुई। गैंग्स ऑफ मेरठ, गैंग्स ऑफ गोरखपुर, गैंग्स ऑफ मुजफ्फरनगर एंड गैंग्स ऑफ बनारस। ये परसेप्शन बन गया कि अनुराग कश्यप का सिनेमा सिर्फ सेक्स, ड्रग्स, वायलेंस और गालियों से भरा है, जो कुछ हद तक सही है, पर उनके सिनेमा को इस तरीके से अगर डिफाइन ही कर दिया जाए तो वो तो पूरी तरह से गलत। क्योंकि अनुराग कश्यप का सिनेमा तो मानो या ना मानो हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करता है। उसमें वो सक्सेसफुल है या नहीं है, बॉक्स ऑफिस पर है, ऑडियंस के मन में है या नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन अलग है। पर एक फॉर्मूले को फॉलो करके बॉक्स ऑफिस सक्सेस अचीव करने में अनुराग कश्यप इज प्रोबेबली द लीस्ट इंटरेस्टेड मैन इन बॉलीवुड। अगर आप फैंस को केटर करोगे
तो वहीं रहोगे। मैंने फैंस को आज तक केटर नहीं किया, मैंने आज तक एक ब्लॉकबस्टर नहीं बनाई, मेरी सबसे बड़ी कमाई 35 करोड़ के ऊपर नहीं गई किसी फिल्म की। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब की बना चुके होते, फिल्म गारंटीड सक्सेस भी होती। वासेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कुछ काम करने का। मैं वासेपुर 3 अनाउंस करके बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि मेरा इलाज हो सके। एंड अनुराग कश्यप एक रिबेल जरूर है जो उनकी कंट्रोवर्सी से साफ दिखता है। फिर चाहे वो उड़ता पंजाब के लिए सेंसर बोर्ड से लड़ना हो, ट्विटर पर सेंसर बोर्ड के अगेंस्ट आवाज उठानी हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रखना हो, या फिर खुले आम विवेक अग्निहोत्री की द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोल देना हो। केरला स्टोरी बुलशिट प्रोपेगेंडा, ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। They want to just please everybody, divide people. अनुराग कश्यप एक ऐसा लेयर्ड कैरेक्टर है जिनके अपने कुछ मॉरल्स हैं, एथिक्स हैं, बाउंड्रीज हैं, जिनके लिए वो हमेशा खड़े हो, चाहे वो किसी और के लिए ही क्यों ना होना पड़े। मेरे पास छोटा एक नया एक्टर था, उसका नाम था रणवीर सिंह। उसमें किसी का फेथ नहीं था। उसको बड़े डायरेक्टर जो यही डायरेक्टर, और रणवीर इज अ फैंटास्टिक एक्टर आल्सो। तो रणवीर बाहर हुए, रणवीर तक पहुंचने में मुझे 1 साल लगे। एंड शायद इसीलिए अगर इंडस्ट्री ने किसी को सेंसरशिप के अगेंस्ट लड़ाई या रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लड़ाई का पोस्टर बॉय बना दिया है तो वो है अनुराग कश्यप। पर इन सारी कंट्रोवर्सीज के बीच एक चीज जो अनुराग कश्यप के 32 साल के फिल्म करियर में चेंज नहीं हुई है वो है हिज लव फॉर सिनेमा, एंड दैट अनफॉर्चुनेटली हैज बिकम द रीजन अनुराग कश्यप इज एग्जॉस्टेड। 1993 में जो अनुराग कश्यप एक फिल्म बनाने का सपना लेकर मुंबई आए थे वो अब 25 फिल्में से ज्यादा डायरेक्ट कर चुके हैं। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि लेजेंडरी डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने आज तक 6 फिल्में बनाई हैं, संजय लीला भंसाली ने सिर्फ 10 फिल्में बनाई हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अनुराग कश्यप ना तो स्टार्स के लिए वेट करते हैं ना फिल्म के बजट के लिए। बाकी लोगों को वेट करना पड़ता है बड़े स्टार के लिए, लोग वेट ही करते रह जाते हैं। 3 साल बाद 4 साल बाद एक फिल्म बनती है, 5 साल बाद एक फिल्म बनती है, क्योंकि उनको जब तक स्टार नहीं मिलता तब तक कंफर्ट नहीं मिलता, उतने पैसे नहीं मिलते। उनके मायने में बॉलीवुड में स्टार्स के टैंट्रम्स इतने होते हैं, पहले उनकी डेट्स नहीं मिलेंगी और डेट्स मिलने के बाद तो उनकी 100 अलग अलग डिमांड होती है। एंड अनुराग कश्यप ने शायद इसीलिए उन स्टार्स का कभी वेट ही नहीं किया। प्रोड्यूसर का था कि यार स्टार के साथ तो ऐसे होता है ना, केटर करना पड़ता है। मैंने कहा आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, मैं दोबारा नहीं करूँ। तो मैंने प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट गिफ्ट कर दी, आपकी स्क्रिप्ट, आपका स्टार, आप कोई और ढूंढ लो बनाने के लिए, मैं नहीं बनाऊं। हमेशा न्यू कमर्स के साथ छोटे बजट की फिल्में बनाई, वो फिल्में जो वो खुद बनाना चाहते थे, क्योंकि अपने करियर की डायरेक्टेड फिल्मों में से 60% के लिए तो अनुराग ने फीस तक नहीं लिया ताकि प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी पसंद की कास्टिंग करने दें। 60% से ज्यादा फिल्मों में 0 फीस पे काम किया एज ए डायरेक्टर, क्योंकि मुझे वो फिल्म उसी तरह से उन्हीं एक्टर्स के साथ बनानी थी। ब्लैक फ्राइडे से लेकर गैंग्स ऑफ वासेपुर तक अनुराग कश्यप ने बॉम्बे वेलवेट को छोड़कर एक भी प्रोड्यूसर के एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं किए, जिसमें वो शूटिंग करते समय कैमरा को जमीन पर उतार देते हैं ताकि किसी से परमिशन ना लेनी पड़े। हम जाते थे लोकेशन पे, घर में देखते थे कहाँ परमिशन लें, मतलब वो वांटेज पॉइंट अच्छा है, वहाँ 500 रुपए देके आपके घर पे खिड़की पे कैमरा रख सकते हैं क्या, तो हम लोग ऐसे काम करते थे। फिल्म में और साइड एक्टर्स कास्ट करने के पैसा ना हो तो वो खुद एक्टिंग कर लेते हैं। I shot where I grew up and I used my entire father's goodwill to shoot that film. या अपने असिस्टेंट डायरेक्टर इवन अपने रिश्तेदारों से एक्टिंग करा देते हैं। एंड ये है अनुराग कश्यप का सिनेमा को लेकर प्यार, हर बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की जिद। क्योंकि उनमें भी उतना ही विश्वास रखता हूँ, ऐसा नहीं। जोक में भी मेरे लिए ऐसी फिल्म जो बनाना चाहते हो पूरी तरह से वो ना बन पाए, उसमें चूक हो सकती है। पर शायद इस इंटेंस लव ऑफ सिनेमा ने अनुराग कश्यप को आज एक एग्जॉस्टेड रिबेल बना दिया, क्योंकि आज अनुराग कश्यप मुंबई में रहते तक नहीं है। He has moved to Bangalore and working in South films as an actor in films like Leo, Rifle Club, Dakat, and even in one of my favorite films in the last couple of years, Maharaja. And शायद आज के बॉलीवुड में एक ऐसे डायरेक्टर की जगह बची ही नहीं है जो एक फिल्म को 100, 200, 300 करोड़ की सक्सेस बनाने का ना सोचे, जो फेल होने के बावजूद एक्सपेरिमेंट करे। एंड आज जनता अनुराग कश्यप की रीसेंट फिल्मों को मेडियोकर कहकर क्रिटिसाइज जरूर कर रही है, पर मेरे ओपिनियन में तो जब ऑडियंस ने अनुराग कश्यप की उन कल्ट क्लासिक कही जाने वाली फिल्मों का टिकट लेकर उन्हें थिएटर में नहीं देखा, तो अब अनुराग कश्यप के सिनेमा को क्रिटिसाइज करने का राइट भी उनके पास नहीं होना चाहिए। एंड मैं अनुराग कश्यप को डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। उनके रीसेंट रिमार्क्स ऑन इंस्टाग्राम, उनकी कंट्रोवर्सीज ऑन ट्विटर, उनके ऊपर लगे हुए मीटू एलिगेशन, ये ट्रोल होने और क्रिटिसाइज करने लायक जाने वाली चीज है, क्योंकि एक तो ऐसे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट को ऐसे कमेंट्स करना इज नॉट एक्सेप्टेबल, और कुछ हद तक ये कहना भी सही है कि उनकी कुछ फिल्मों में उनके पर्सनल एजेंडाज अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट ही दिखते हैं, जो उनकी फिल्म कैनेडी देखने के बाद वरुण ग्रोवर ने पर्सनली बोला। पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, अनुराग कश्यप हैज बीन द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट ऑफ सिनेमा
इन मॉडर्न बॉलीवुड, जिसका पर्पस फॉर द गुड और द बैड आज भी वही है 2026 में जो 1993 में था। एक अच्छी फिल्म बना, फिर चाहे वो स्टार्स के साथ हो, स्टार्स के बिना, वो बॉक्स ऑफिस पर हिट हो या ना हो, वो क्रिटिसाइज हो, बैन हो, या फिर वो एक कंप्लीट डिजास्टर बन जाए, पर उस अच्छी फिल्म बनाने के अटेम्प्ट में उनके एक्सपेरिमेंट विद सिनेमा तो शायद जब तक वो जिंदा है चलते रहेंगे। क्योंकि ये बात तो वो खुद कहते हैं कि मुझे एक भी रुपया ना मिले मैं तब भी फिल्म बनाऊंगा। I want to make films. Super. I will not stop making films. Super. Whatever the circumstances. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग इट टिल द एंड। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। स्क्रीन पर ये सारी वीडियो जिनकी बात हमने इस वीडियो में करी थी वो तुम्हारे सामने आ रही है, चेकआउट करो। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये भी 110% अच्छी लगेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स कमेंट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।